कि जो व्यक्ति आता है बोलने के लिए आता है वो बहुत शायद एक्सपीरियंस होता है, तैयारी उसकी बहुत अच्छी होती है और लोग लगातार जा रहे थे। मुझे लगता है कि अच्छे वक्ता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो ये होती है कि जब आप बात कर रहे होते हो, जब आप बोल रहे होते हो, तब आपको सुनने वाला ऑडियंस उतने जोशीला होना चाहिए, उसके अंदर भीतर जोश होना चाहिए, उसके अंदर का उत्साह मरा हुआ नहीं होना चाहिए, तब व्यक्ति को बोलने में थोड़ा आनंद आता है। मुझे कहा गया था कि हम नारी जो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, तो मैं सबसे पहले मैं आपके साथ कोई लेक्चर मोड में नहीं आना चाहती हूँ, बिकॉज मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं सिंस लास्ट 23 इयर्स वी आर वर्किंग इन 4 स्टेट ऑफ द कंट्री, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड अरुणाचल प्रदेश। मेरी जो संस्था है, हमारी जो संस्था है वो देश के 4 राज्यों में काम करती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश, और लगभग व्यक्तिगत रूप से कम 2.5 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ में खुद काम कर चुकी हूँ। मैं माफी चाहती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बहुत लंबा रिसर्च किया है। मेरा अपना रिसर्च, मेरा अपना अनुभव आज मैं यहाँ आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। हम बात करते हैं कि नारी को सशक्त होने की जरूरत है, पर मेरे को ऐसा लगता है जिसको प्रकृति ने ही सशक्त बनाकर भेजा हो, जिससे प्रकृति ने सशक्त बनाकर भेजा हो, जिसे प्रकृति कहती है इसे पूजे जाने योग्य है, जिसके लिए साल में 2 बार 9 और 9 18 दिन पूजा के लिए बनाए जाते हैं, आप बताइए उसे किस सशक्तता की जरूरत है? नारी तो वो मृग के समान है जिसकी नाभि में खुद कस्तूरी है, पर उसको खुद नहीं पता कि मेरी ताकत क्या है। आप प्रकृति की हर चीज को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हर जो भी चीज हम जिसको फीमेल बोलते हैं, जिसे हम नारी कहते हैं, आप धरती जो है उसकी सहने की ताकत बहुत अच्छी है, तो धरती पर हम अनावश्यक बोझ जो है वो बढ़ाते जाते रहते हैं। नारी की विनम्रता को नारी की कमजोरी समझना गलती है, वरना नारी अपने आप में स्वयं सिद्धा है। नारी की सशक्तता की हम बात करते हैं, और मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा पर्सनल सोच है कि सोच बदलने की जरूरत है समाज को, सोच बदलने की जरूरत है पुरुषों को, और सोच बदलने की जरूरत है हमारी परंपराओं को। नारी को कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, नारी को तो सिर्फ उठने की जरूरत है और बताने की जरूरत है कि मैं हूं ये बताने भर की जरूरत है। मैं आपसे पूछती हूँ, हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, भैया नारी बहुत एम्पावर होती है, वो दोनों पक्षों को निभाती है। मुझे कोई एक पुरुष ये बताए, हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से कोई एक बताए, जो सुबह उठ के, आप में से सब लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, आप सब फिर भी कमाते हैं, घर में नौकर भी होंगे, फिर भी सुबह 5 बजे महिला उठेगी, जल्दी जल्दी घर का काम भी निपटाएगी, फिर जल्दी जल्दी कॉलेज में भी आएगी, फिर मेडिकल बच्चे के आने का टाइम हो रहा है, मदर इन लॉ का ये टाइम हो रहा है। ये सब मैनेज करने की ताकत सिर्फ एक औरत में होती है। ये मैनेज करने की ताकत दुनिया के किसी पुरुष में नहीं हो सकती, आदरणीय। दूसरी और सबसे पहली बात, why we are talking here about the economic empowerment, my personal experience, what I want to say that women is very empowered, बहुत सशक्त है, पर उसकी सशक्तता को मानता कौन है? आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग जहां जहां काम करते हैं, पूरे दिन हम लोग अलग अलग तरह की डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग चलाते हैं, और उन ट्रेनिंग में जब हम जाते हैं महिलाओं के पास, आदिवासी महिलाओं के पास, और मेरी टीम पूछती है कि भाई आप कितने बजे आ पाएंगे, तो जैसे कि हम आगे बढ़े और बढ़वाने की बात करें, तो हमारी महिला बहन बोलती है कि कई तरह मैडम, ना तो सुबह से जाना ना शाम तक, ना अपन को खेता में काम करना ना, तो अपन का खेता में काम नहीं करा तो रोटी कहाँ से खाएगा? काम कौन कर रहा है दिन भर खेतों में? समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। दिन भर खेत में काम करती है औरत, 4 बजे से उठती है, घर का खाना बनाती है, दिन भर बड़वानी जैसे डिग्री, मतलब आप सोचिए टेम्परेचर 48-49 डिग्री टेम्परेचर में दिन भर खेतों में काम करती है। बट माय क्वेश्चन इज दिस, क्या जब फसल बिकती है तो उसको 100 रुपए भी दिया जाता है? हमारे देश के आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में केवल 27% महिलाएं काम करती हैं, और मैं ये बोलती हूँ कि ये सच हो ही नहीं सकता। आर्थिक रूप से हर महिला बहुत काम करती है, हर महिला कहाँ है? वो खेतों में। The both sector, we have 2 sector, organized sector, unorganized sector.
कहाँ है वो जो महिला बैठकर आलू बेचती है, प्याज बेचती है, शाम तक पैसा इकट्ठा करके लेके जाती है? क्या हम उसको काउंट करते हैं कि वो भी पैसा कमा रही है? वो अपने परिवार में कितना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है? नहीं करते। जब फसल बिकती है, जब फसल कटती है, तो अगर महिला, ये मैंने देखा हुआ है जहां जहां काम करते हैं, अगर एक महिला जो बहुत सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है और नहीं कमाती है, अगर उसने कहा कि बिंदी का पत्ता भी चाहिए, पता भी है तुम्हें, तो सिर्फ खर्चे बताना है, तुम कमा के देखो तो पता चले, तो भैया तो दिन भर जो फसल कट के आ रही है, जो पैसा आ रहा है, वो पूरे उसी की मेहनत होती है, चाहे बुआई हो चाहे कटाई हो। आप उसको छोड़िए, मुझे लगता है महिलाओं से अच्छा एंटरप्रेन्योर कोई होता ही नहीं है। इतनी स्मार्ट होती है महिला कि अगर पति या घर का कोई भी पुरुष या महिला स्वयं जो सिंगल मदर भी होती है, 1000 रुपए भी अगर पति कमा के ला दे तो पूरे 30 दिन महिला खाना खिलाने की क्षमता रखती है। बताइए उससे अच्छा एंटरप्रेन्योर कोई हो सकता है? आपके घर में अगर आपने 4 लोगों का खाना बनाया और बाहर से 5वां आके बोलता है यार बाहर 7 मेहमान हो गए, मुझे कोई एक पुरुष खड़े होकर बताए मेरी पत्नी कहती है खाना नहीं खिला सकते, कोई नहीं कहेगी। आप बोलेंगे आप बिठाइए 7 लोगों को बिठाइए, 10 मिनट में खाना लेकर के आइए। ये मैनेजमेंट स्किल किसमें है? ये मैनेजमेंट स्किल महिलाओं में है। ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जो क्वालिटी है वो किसमें है? ये महिलाओं में है। जरूरत तो है कि उनको सराहे जाने की। मुझे लगता है इस तरह के सेमिनार्स में, इस तरह की संगोष्ठियों में महिलाओं की संख्या जितनी हो उससे अधिक संख्या पुरुषों की भी होना चाहिए। Why we are talking about here कि केवल सशक्तिकरण की जरूरत है? भैया सशक्त महिला है, ये उसकी विनम्रता है, ये उसकी विनम्रता है। हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, महिला केवल पिटती इसलिए नहीं है कि वो महिला है, वो सोचती है घर टूट जाएगा, अगर मैं एक बार बिखर गई, अगर मैं एक बार उठ गई तो मेरे बच्चों को ये कहा जाएगा इसकी मां में निभाने की क्षमता नहीं थी, ये चली गई। विनम्रता को कमजोरी समझने की गलती कभी मत करिए, क्योंकि जब तक मिठास है, जब तक महिला में विनम्रता है तब तक है, पर जब बात उसकी अस्मिता पे आती है, जब बात उसके बच्चों पे आती है, तो वो महिला जो है, जो सारी विनम्रता है, आप देखिए पृथ्वी भी बिल्कुल सेम स्थिति है। जो बड़े बड़े आप देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं आती है, क्यों आती है? नारी की भी सहने की एक क्षमता है और धरती की भी सहने की एक क्षमता है। तो नारी को आर्थिक एम्पावरमेंट में आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि सेनवा में हमारे यहाँ एक महिला थी, 60 रुपए महीने पे वो लोगों के यहाँ बर्तन मांजने के लिए जाती थी, मिसेस मेडकर, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी। हमारे यहाँ से उसने सैनिटरी नैपकिन, लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन बनाने की ट्रेनिंग ली, फिर सिलाई की ट्रेनिंग ली, और यकीन मानिए थोड़े दिनों बाद वो हमारे यहाँ मास्टर ट्रेनर हुई और आज वो 30,000 रुपए महीना हमारे यहाँ से कमाती है। तो नारी में ताकत बहुत है, ग्रास्पिंग बहुत है, सीखने की शक्ति बहुत है, कोई एक भी ऐसा गुण नहीं है जो उसमें ना हो, लेकिन फिर भी चुनौतियां बहुत हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैडम ने अभी बहुत अच्छा बोला भी कि सब चीजें हैं, गवर्नमेंट रूल्स बहुत लेकर आती है। मैं एक रिसर्चर स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि इतिहास अगर आपने उठाया हो, प्राचीन काल में जब इस तरह की संगोष्ठी होती थी और वाद विवाद की स्थिति आती थी, जो अपाला घोषा, जो विदुषी हमारे यहाँ की महिलाएं थी, उन्होंने कहा हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो पुरुषों ने कहा नहीं नहीं आप नहीं कर सकती, अगर आपने ऐसा किया तो आपका जो कपाट है वो तोड़ दिया जाएगा। भाई विदुषी तो थी ना, आपने रोका, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर है कि जो इसकी क्षमता है वो मेरी उठती हुई छाया को नीचे ना कर दे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये मेरा आग्रह है, ये मैं यहाँ से इस मंच से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर महिलाओं को अवसर दिए जाएं तो वो हर क्षेत्र में नंबर 1 है, ये प्रूव कर सकती हैं। बात आर्थिक सशक्तता की हो तो यहाँ जितनी बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं, मैं मैम से बोलूंगी कि स्किल डेवलपमेंट पर हम ज्यादा जोर दें। आपको बताना चाहती हूँ कि भारत एक अकेला ऐसा देश है जहां मात्र और मात्र 5% हमारे यहाँ स्किल ट्रेनर होते हैं। हम पढ़ाई करते हैं, हम पढ़ाई पर जोर देते हैं, पढ़ो पढ़ो आगे, ग्रेजुएशन एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन हम कभी स्किल ट्रेनिंग की बात नहीं करते, क्योंकि हमारी सोच में अच्छा क्या किया है, अच्छा सिर्फ तुमने कंप्यूटर कोर्स किया, अच्छा तुम सिलाई करती हो। तो ये मानसिकता बदलने की जरूरत है। माय क्वेश्चन इज कि हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत आगे डिग्री इकट्ठी कर ली हमने, और उसके बाद अंतिम चीज क्या है जो हम चाहते हैं?
हम चाहते हैं हमारा मान सम्मान हो, हमारे पास पैसा हो, हम अर्न कर सके ना, अपने टैलेंट के दम पर हम पैसा कमा सकें। ये हमारी मुख्य जो उद्देश्य होता है वो ये होता है। तो आप अगर किसी भी बच्ची को भी आप देखें, अगर आप उसको स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग ट्रेड्स में ट्रेन करते हैं तो उसका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की जो सोच है, आई थिंक वो 9th और 10th क्लास से बच्चों के दिमाग में, बच्चियों के दिमाग में डाला जाना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम इज गुड, पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको अपना ध्येय बनाना है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं अभी, शायद आप सब लोगों को तो ऑब्वियसली पता होगा, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद डगमगाई हुई, चाइना की और ज्यादा, यूएस इतना घबराया हुआ है कि भारतीय युवाओं को चुन चुन कर वहां से निकाला जा रहा है, क्योंकि आधे से ज्यादा जो यूएस है वहां का सिस्टम, वहां की इंजीनियरिंग से लेकर मेडिकल साइंस तक देखेंगे आप, भारतीय जो युवा हैं उन्होंने थामा हुआ है। लेकिन हमारे देश में 60% की जो जीडीपी है ग्रोथ, वो रेट हो रही है। द क्रेडिट गोज टू निर्मला मैम। आप देखिए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन पर किसी ने उतना भरोसा नहीं किया, लेकिन माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भरोसा किया। और यहाँ मैं बड़े फख्र से कहना चाहती हूँ कि एक महिला ही हो सकती थी जो इतना अच्छा बजट लाकर भारत देश की जो जीडीपी है उसको ऊपर ले जा सकती थी। आप में से आप पाएंगे कि जब कोई महिला नहीं भी कमा रही होती है, जो घरेलू महिलाएं भी हैं, आप देखेंगे कि महीने के अंत में जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो हमारी मम्मियों के पास से पैसा निकल आता है, हर महिला के पास से पैसा निकल आता है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ गुड इकोनॉमिक मैनेजमेंट। जब हमारे पास पैसा नहीं होता है, आप घर पुरुषों को कहेंगे यार बड़ा टेंशन हो रहा है, यार पैसे खत्म हो गए, अभी ये भी भरना है, वो भी भरना है, तब धीरे से महिला अपने पर्स लेकर आएगी, पोटली लेकर आएगी, बोलो ये मैंने जोड़ के रखा हुआ है। तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप की जो शक्ति है वो बहुत अच्छी है, पैसा जोड़ने की ताकत बहुत अच्छी है, उसकी सोच बहुत अच्छी है, उसकी समझ बहुत अच्छी है, लेकिन उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। आप में से अभी भी यहाँ जितने सारे लोग आए होंगे, मुझे पता है आधे से ज्यादा कोई टेंशन होगा, घर में क्या हो रहा होगा, मैं बता के आई थी, ये हुआ होगा कि नहीं, बच्चे ने खाना खाया होगा कि नहीं, ये नहीं। ये सारी चीजों के बावजूद भी महिला बाहर निकलती है, महिला अपनी जगह बनाती है और काम करती है। तो मुझे लगता है कि एक सोच में बदलाव लाने की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, हम बहुत, आप में से शायद कोई लोग गए हैं अरुणाचल, कोई आप गए हैं? अरुणाचल का कल्चर बड़ा अलग है। मैंने पहले ही कहा मैं आपसे बातचीत मोड में बात करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि सिर्फ मैं बोलूं और आप सुनो। आनंद तब है जब टू वे कम्युनिकेशन जो होता है वो होता है, पर सुनने वाले को भी अच्छा लगता है और बोलने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। अरुणाचल प्रदेश का कल्चर है कि वहाँ जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे अपने यहाँ रहता है कि प्रॉपर्टी तो पहले बेटों के पास जाएगी, वहाँ बिल्कुल टोटल उल्टा कल्चर है। वहाँ बेटियां जो होती हैं, महिला ही घर की मुखिया होती है, महिला घर की मुखिया होती है, महिला घर चलाती है, महिला कमाने के लिए जाती है। और 90% जो पुरुष होते हैं या तो वो घर पे रहते हैं या जुआ सट्टा या कुछ भी काम करेंगे, अपना जो भी करते हैं, और कुछ बहुत अच्छे होते हैं जो उनको काम में सहयोग करते हैं। मैं कहूँगी वहाँ के पुरुषों की सोच बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी, अपनी महिलाओं को सहयोग करना, अपनी महिलाओं को काम में आगे बढ़ाना, अपनी महिलाओं पर ट्रस्ट करना। और वहाँ महिलाएं दुकान चलाने से लेकर, तो आप देखिए जो सब्जी बेचने का काम है, हर चीज, जैसे अपने आप मॉल में चले जाएंगे तो हर जगह आपको मेल फीमेल दोनों मिलेंगे, वहाँ 99% जो महिलाएं हैं वही सारा काम करती हैं। खेती बाड़ी से लेकर आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि कर हम कुछ भी सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि ये जेंडर इक्वलिटी की बात करने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, अच्छा मैं आप में से इतनी सारी बहनें मेरी बैठी हैं, मैं आपसे किसी पूछना चाहती हूँ कि आप में से कभी किसी के दिमाग में ये बात आती है कि नहीं ये काम सिर्फ महिला कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता? कभी नहीं आएगी। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो अच्छा महिला क्रिकेट खेल रही है, महिला को क्रिकेट टीम में आ गई। आप देखिए हर जगह तो झंडे गाड़े हैं, हम मिताली राज की बात करें या हरमनप्रीत कौर की बात करें या हम फोगट सिस्टर्स की बात करें, कुश्ती से लेकर क्रिकेट तक और क्रिकेट से लेकर वायुयान चलाने तक महिलाओं ने हर जगह अपने झंडे गाड़े हैं, क्योंकि उन्हें वो अवसर मिला, वो अवसर मिला।
वो पेरेंट्स भी तो अपने बच्चों पे ट्रस्ट करते हैं जब उन्हें बाहर निकलने दिया जाता है। अगर आप अपनी बेटी पे भरोसा नहीं करेंगे, नहीं बाहर का माहौल बहुत खराब है, और मैं हमेशा ये बोलती हूँ माहौल खराब है तभी बच्चों को निकलने दीजिए, ताकि वो उससे लड़ना सीखे, ताकि वो उससे जूझना सीखे, ताकि वो उसका सामना करने का कौशल सीखे। आप हमेशा उसको अंदर बिठा के रखेंगे। अपनी बेटियों को रोकिए मत, अपनी बेटियों को सशक्त बनाइए, इस लायक बनाइए कि वो रात के 9 बजे भी अगर जाए तो लोग उन्हें जज नहीं करें। 9 बजे अगर कोई पुरुष घूम रहा होता है तो हम उसे जज नहीं करते, लेकिन रात के 9 बजे अगर कोई लड़की काम से भी लौट रही है तो कितनी अवला लड़की रात के 9 बजे तक सड़क पे घूम रही है। डोंट जज इट। अपने बच्चों को लड़ना सिखाइए, अपनी बेटियों को अपना सुरक्षा करना सिखाइए, आत्मनिर्भर बनना सिखाइए। और आत्मनिर्भरता केवल कमाने से नहीं आती। सशक्तता पहले हमारे विचारों में होना चाहिए, सशक्तता हमारे हौसले में होना चाहिए, सशक्तता हमारी सोच में होना चाहिए, सशक्तता हमारे प्रयासों में होना चाहिए। तो आपके हौसले, आपके प्रयास और अपने ऊपर विश्वास में जब आप में सशक्तता आएगी तो अपने आप आर्थिक रूप से सशक्तता जो होती है वो आपके उसके 40 रास्ते 50 रास्ते आपको अपने आप मिल जाते हैं। कमाना बड़ी चीज नहीं होती है, कमाना बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि औरत में इतना टैलेंट होता है, घरेलू काम से लेकर उससे बाहर तक अगर आप घूमने जाते हैं तो हर स्तर पर काम है। लेखन में, वक्तव्य में, मैं यहाँ अगर आपको अपना एक खुद का एग्जाम्पल दूं, बहुत कम लोगों को पता था कि शायद मेरे रिज्यूमे में नहीं लिखा था, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर इंसान हूँ। मेरी पहली पोस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन में की गई और मैं वहां मुश्किल से 2 साल भी जॉब नहीं कर पाई बोल रही हूँ मैं, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ मैं ये जगह वो नहीं है जहाँ मुझे जाना है। मेरी जरूरत शायद वहां है जहाँ कोई नहीं जा रहा, जहाँ ऑलरेडी बहुत सारे हैं, वहां मेरी जरूरत नहीं है। और मैंने अपना जॉब छोड़ा और जब मैंने काम शुरू किया तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ, मैंने अपना जॉब छोड़ा तो मुझे सब लोगों ने कहा कितनी बेवकूफ इंसान है भाई, इतनी अच्छी नौकरी कौन छोड़ता है, लोगों की सिलेक्शन नहीं होता है इसलिए नौकरी छोड़ी। और मेरा सिर्फ एक जवाब था कि अगर मुझ में टैलेंट है तो मैं जीरो से फिर से खड़े होकर दिखाऊंगी। 50 रुपए से काम शुरू किया था, आज 5 करोड़ रुपए से ऊपर का टर्नओवर है। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ, हर जगह बोलती हूँ कि किसी के जैसा मत बनो, जो बनो अपने जैसा बनो, और ऐसे बनो कि फिर आपके जैसे बनने की चाहत लोगों में आए, तब तो बात है। शख्सियत में वो बात हो कि जहां से आप निकलो, जो आपसे एक बार भी मिले तो दोबारा पलट के देखने की चाहत तो हो। मैं कभी नहीं कहती किसी के जैसे बनिए, उसके जैसा सोचिए, किसी के जैसा नहीं। हर व्यक्ति में कुछ खास होता है, चर्चे भी उन्हीं के होते हैं जिनमें कुछ बात होती है। मैं तो बोलती हूँ कोई बुराई भी करता है तो उसको थैंक यू बोलने के लिए जाती हूँ, थैंक यू वेरी मच यार, मैं इस लायक तो हूँ कि तुम्हारी आलोचना नहीं सही पर तुम्हारे दिल दिमाग पे छाए हुई तो हूँ। तो ये जो चीज है ये हमें कहीं ना कहीं डिलीवर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, हमें हौसले की जरूरत है। चाहे सामाजिक समानता की हम बात करें, चाहे आर्थिक समानता की हम बात करें। अरे मैं बोलती हूँ भैया समानता मांगना क्यों है, समानता मांगना क्यों है, वो तो हक है हमारा। नई योजनाएं आती हैं, एमपीएसआरएल में 6-7 ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट हैं जिनकी बॉडी मेंबर हूँ, और जब ऐसी बड़ी मीटिंग होती है तो महिलाओं के लिए कुछ अभी नई योजनाएं, महिलाओं के लिए इतना योजनाएं ला रहे भैया, उनको आप बस अपॉर्चुनिटीज दो, उनको आप मौके तो देकर देखो, महिला सब कर सकती है। आप अपनी बेटियों को अगर 500 रुपए महीना भी पॉकेट मनी देते कि बेटा देखिए है अभी इसमें तेरे को चलाना है पूरा महीना, यकीन मानिए वो बेटी महीने के अंतिम में उससे 10 रुपए बचा के दिखा देगी, लेकिन 30वें दिन तक आपसे पैसा नहीं मांगेगी। ये मैनेजमेंट है। इकोनॉमी चलाने का जितनी अच्छी सोच और समझ एक महिला में होती है, आई डोंट थिंक उतनी अच्छी किसी में होती है। मैं बायस नहीं हूं कि मैं ये कह रही हूँ पुरुष अच्छा नहीं, पुरुष भी अच्छे हैं, आप दोनों हैं। पैर में दो पैर हैं, ये मेरा पर्सनल सोचना है। 2 पैर है, एक पैर अगर आगे बढ़ रहा है तो दूसरे को स्वतः ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप मंजिल तक जा पाएंगे। स्त्री और पुरुष 2 पैर के समान है। अगर पुरुष का विकास हो रहा है, अगर पुरुष आगे जा रहा है तो स्त्री पीछे रह ही नहीं सकती, क्योंकि घर का इंजन है स्त्री। अगर स्त्री का विकास नहीं है, अगर माँ पढ़ी लिखी, आप बताइए कोई एक घर मुझे बताइए
जहां माँ अगर शिक्षित है तो भी, शिक्षित नहीं है तो भी, माँ ही बच्चे की पढ़ाई का ध्यान रखती है। बेटा पढ़ा क्या, बेटा होमवर्क मिला क्या, बेटा देखो रोज स्कूल जाओ क्या। सॉरी माफी चाहती हूँ, लेकिन आधे से ज्यादा 80% पापाओं को तो ये नहीं पता रहता बच्चा कौन सी क्लास में है। अच्छा बच्चा था यार इस क्लास में आ गया क्या। तो माँ जो है वो शिक्षा देने से लेके बच्चे को संस्कार, और संस्कार देने से लेकर रोजगार, सारी ताकत रखती है। तो माँ को, एक स्त्री को आवश्यकता है कि उसको उन्मुक्त तो छोड़ो, उसको उन्मुक्त छोड़ो। डिसीजन मेकिंग, वी आर टॉकिंग हियर कि हमारा डिसीजन जो है नेशनल लेवल की पॉलिसीज में होना चाहिए। बट माय क्वेश्चन इज दिस कि पहले घर में तो डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी बना लो, घर में तो बना के देखिए। एक से फर्क क्या है, व्हाट इज द डोमेस्टिक वायलेंस, द टू टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। वन इज जो दिखाई देता है, जो अनपढ़ है, हमारी बाई आती है, पिट के आती है, हम उसके साथ बड़ी सहानुभूति से ओह बहुत हमारा घर वाला बहुत खराब है, शराब पी के मारता है। एंड द सेकंड टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज दिस कि आप जिंदगी भर करते गए, एक एप्रिसिएशन ही नहीं है, आप गुट रहे, अपनी बात ही किसी से नहीं कह सकते। व्हाट इज दिस, दिस इज आल्सो अ सेकंड टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, बट वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट दिस टाइप ऑफ वायलेंस। तो इक्वलिटी की बात करने से पहले मुझे लगता है कि हमारी सोच में परिवर्तन लाना जरूरी है। हमें ये सोचना जरूरी, हाँ महिला भी इतनी समझदार हो सकती है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या नहीं हो। महिला ही नहीं सोचेगी मेरा पति कम पढ़ा लिखा है, नहीं ये डिसीजन नहीं ले पाएगा कि प्लॉट लेना है या नहीं। लेकिन अगर महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो अरे ये गंवा रही है, क्या पता है कि प्लॉट कहाँ लेना है नहीं लेना है, इसको क्या समझे कि कहाँ कैसा इन्वेस्ट करना है। आप बेटी के लिए बेटा देखने के लिए जाते हैं तो माँ की राय शायद उतनी मायने नहीं रखती, बहुत सारी चीजें। मैंने आपको बताया 4 स्टेट, लगभग मैंने 15 स्टेट खुद से काम किया है, और ये मेरा अनुभव है। मैं राजस्थान में भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें लगभग 90 लोगों की टीम है, उसमें हमारे लगभग 15 राजस्थान भी हैं, हम लोग चित्तौड़गढ़ में काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा आपको एक एग्जाम्पल दे दूं मैं जीवंत, मैं आपको कोई बड़ा एग्जाम्पल नहीं दूंगी, मैं आपको सारे वो उदाहरण आपको देके बता रही हूँ जो मैंने पर्सनली देखे हैं। एक हमारा समूह है नई उम्मीद स्व सहायता समूह, उसमें 4 साल पहले जब हमने शुरुआत की तो उसमें जो महिलाएं थी, यकीन मानिए यहाँ तक का घूंघट डाल के आती थी। तो मैंने कहा कि हमारी जो ग्रुप लीडर उनका नाम था बृंदा जी, मैंने कहा बृंदा जी आप इतना लंबा घूंघट यहाँ किससे डालते हो, यहाँ कहाँ से आपकी देरावेज है। बोले मैडम हम तो राजपूत, हमारे यहाँ तो निकल ही नहीं देते मैडम, और फिर ज्यादा लुगाइयां घर से बाहर नहीं निकल सकती। देन 3 साल तक हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप की उनके लिए ट्रेनिंग चलाई गई, लैपटॉप बैग अलग अलग। एंड टुडे ये एक ऐसा बदलाव है, मुझे बहुत खुशी है। एक दिन ऐसा आया कि उनमें से एक महिला थी, उसका पति दारू पी के आया, मैडम जी बाहर निकालो उसको, बाहर भेजने का क्यों भेजना है। अरे मैडम घर पे देखा मैडम रोटी जी पड़ी है, अट्ठे आके बैठी हुई है, अभी कहा मैं घर वालों के मैं रोटी मैडम परसों क्या। मैंने कहा उसकी वाइफ को भेजा, मैंने कहा सुनना तुम जाओ और जाके अपने घर में खाना खिला के आओ। जब दूसरे दिन उसकी नशा पत्ती उतरा, मैंने पूछा, मैंने कहा भैया आपकी वाइफ यहाँ आती है और इतनी तारीफ करती है आपकी, बोलती मैं आज सेंटर यहाँ आप आती हूँ तो केवल अपने पति के कारण। कहले मैडम अट्ठा बोले, मैंने कहा अट्ठा बोले, ऐसे ही बोले, बहुत तारीफ कर रही थी आपकी। आप यकीन मानिए चौथे दिन से वो कुछ छोड़ने आता था अपनी वाइफ को, कहता था मैडम जी अच्छे से सिखाइयो, इतो बढ़िया सिखाइयो कि याद जो बना तो चोखो ही रंग आवे, इतना अच्छे से सिखाइयो। अरे क्या था, आज की तारीख में हमारा वो एसएचजी जो है 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है। पूरे राजस्थान में होने वाले मेलों में वो लोग जाते हैं, और वेरी स्मार्ट जजिंग जो नेचर होता है, जब हमारा ये इसमें आप देखेंगे कि ड्रेसिंग सेंस से हमारी सोसाइटी में हम बहुत एक इमेज बना लेते हैं। सॉरी, राजस्थान में आप में से कुछ लोग होंगे जो राजस्थान के कल्चर से रूबरू होंगे। वो जो महिलाएं हैं ज्यादातर लहंगा लुगड़ा और वो चुन्नी जोड़ते हैं। तो जब हमारी लीडर थी, ग्रुप लीडर, वो कलेक्टर साहब से मिलने के लिए गई, तो कलेक्टर साहब बोले हाँ मैडम बताइए, जल्दी बताइए क्या करना है। उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये हमारा कैपिटल है, हमने इतना पूंजी लगाया, ये हम कर रहे हैं, हमें इतने मेलों में जाना है ये। और उन्होंने फिर उस समूह को अवार्ड दिया, उस ग्रुप को अवार्ड मिला। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि मैडम औरत को लहंगा लुगड़ा पहना दे या साड़ी, मैडम
दिमाग और कर्तव्य करने की क्षमता में बहुत अच्छी हो, चौकी हो। आप रोटी बनवा लो या बैग बनवा लो मैडम, अठा इतना अच्छा काम करके दिखाएं कि जिधर भी अपन खड़े हो जाए अपन अपने नाम से जाना जाए। तो ये आप ये सोचिए कि एक गांव में रहने वाली इस महिला को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, उसने बदला। ऐसा नहीं कि उसने आज पूरा घूंघट उठाया। महिलाएं बहुत स्मार्ट होती हैं, पढ़ी लिखी हो या पढ़ी लिखी नहीं हो, आप पाएंगे घर परिवार में अगर कोई फंक्शन तो उतने स्मार्टली से कैसे से ढकना है, कैसे मुझे पैर छूना है, कैसे मुझे पल्ला लेना है, बाहर आती हूँ तो कितना स्मार्टली मुझे बिहेव करना है, उनको सारी समझ होती है, सारी समझ होती है। लेकिन फिर भी जब हम बात करते हैं बराबरी की, सॉरी हमारी सोच में कमी है, बराबरी हम नहीं दे पाते। मैं सामाजिक और आर्थिक दोनों पक्षों पर अगर बात करूं तो हर दुनिया के हर पुरुष को अफेयर चलाने के लिए छोटी कपड़ों वाली लड़की अच्छी लगती है, लेकिन शादी करने के लिए तो सूट और साड़ी वाली चाहिए, ये चाहिए। तो ये सोच है हमारी, ये हमारी सोच में है कि हमें लगता है महिलाएं अच्छा ये बहुत बुरी है, इसकी तो आप जबान नहीं चला सकते, आप बोल नहीं सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार खुलकर मौका दीजिए बोलने का। हर व्यक्ति में कुछ खासियत होती है। मेरा एक पेज है फेसबुक पे सफर, जिस पे मैं अपनी कविताएं लिखती हूँ। मुझे लास्ट ईयर एक नेशनल अवार्ड के लिए कलकत्ता बुलाया गया और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि वहाँ बहुत अच्छे फिल्म स्टार्स, रेखा जी, ऋतिक रोशन, उनको भी बुलाया गया था और गवर्नर साहब आए थे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। मैं आपसे सारी चीजें प्रैक्टिकल बता रही हूँ। दुख हुआ मुझे कि कम से कम उस ऑडिटोरियम में 4 से 5 हजार लोग होंगे और यकीन मानिए नेशनल लेवल के उस अवार्ड की दौड़ में एक अकेली महिला थी। मुझे दुख हुआ, मुझे इसलिए दुख हुआ कि क्या पूरे देश में, और वहां मेरे साथ अवार्ड लेने वाले लगभग 8 से 10 पुरुष थे। और जब मेरी बारी आई तो मैंने ये बात बोली, मैंने ये बात कही कि शायद मैं यहाँ तक पहुंच पाई, मुझे नहीं पता मुझे किसने नॉमिनेट किया, मुझे यहाँ तक बुलाया, पर ऐसी हजारों लाखों शालिनी सक्सेना होंगी जो बहुत अच्छा काम कर रही होंगी, लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं। तो ये प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत आवश्यकता है कि आप हर महिला को, चाहे वो आपके घर में काम करने आने वाली बाई हो या आप कॉलेज या स्कूल में पढ़ाने वाले लेक्चरर हो या आप गायक हो या आप डांसर हो, हर क्षेत्र में संभावनाएं हैं। आर्थिक एम्पावरमेंट, इस सोच को बदलने की जरूरत है। केवल पढ़ लिख कर ही नौकरी पा पाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी जगह अपनी क्वालिटी से बनाइए, अपने टैलेंट से अपनी पहचान बनाइए, किसी चीज के मोहताज मत बनिए कि ये एग्जाम निकाला इट मींस वी आर इंटेलिजेंट, ये नहीं निकाल पाया तो वी आर नॉट इंटेलिजेंट। प्लीज जजी मेंटालिटी से हमें बाहर आना पड़ेगा। हमारे यूथ को हमें नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज दिखाने की जरूरत है। देखिए अपने आप आर्थिक सशक्तिकरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो महिलाएं आपको हर क्षेत्र में करके दिखाएंगी। स्पोर्ट्स की बात कर लें आप, या आप देखिए एकता कपूर, हम बहुत सारे लोगों को कोसते हैं, अरे ये डेली सोप ऐसे ही धारावाहिक बनाती है, यहाँ जालसाजी है, पर है तो क्वीन ना यार। सबसे ज्यादा आप स्टार प्लस कलर्स पे अगर देखेंगे, सीरियल बनाने वाली अकेली फीमेल एक ऐसी डायरेक्टर है जिसको आदमी अच्छा कहे बुरा कहे, सीरियल किसके देखते हैं? एकता कपूर। तो हर जगत में अपनी एक पहचान बनाने की जरूरत है और महिलाओं ने बनाई भी है। जिन्हें अवसर नहीं मिले हैं उन्हें अवसर दीजिए। किसी ने, मुझे नहीं याद, किसी ने कहा कि शायद महापौर जी थे, माफी चाहती हूँ, उन्होंने बोला था कि महिलाओं की दुश्मन होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हर जगह तो नहीं होता, एटलीस्ट मैं मानती हूँ सब जगह नहीं होता। बहुत सारे अच्छी सोच भी है कि एक हाथ महिला बढ़ाती है, एक हाथ महिला बढ़ाती है तो एक पूरे परिवार को ऊपर ले आती है। एक हाथ बढ़ाती है, एक माँ अगर शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को आगे तक ले जाती है। एक माँ शिक्षित नहीं होती तो भी अपने परिवार को, अपने बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर कर देती है। शिक्षित होने का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं होता। शिक्षित होने का अर्थ है कि आप बाहर क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग खुद को तैयार कीजिए। जो नीड है आपकी उसके अकॉर्डिंग तैयार कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप खुद को ट्रेनिंग लेकर फिर आप मार्केट में आइए तो देखिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट अपने आप आपके पीछे पीछे चला आएगा। नौकरियों के पीछे मत भागिए,
खुद को इस लायक बनाइए कि नौकरियां, रोजगार, स्वरोजगार सब खुद आपके पीछे पीछे भागे। तो हुनर को लेकर थोड़े सोचने की जरूरत है। आजीविका विकास निगम हो या DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, हर जगह महिलाओं के लिए ढेरों सारी स्कीम है। तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ इस तरह के सेशन ऑर्गेनाइज कराइए कि बच्चों को पता चले कि इस तरह की स्कीम्स हमारे लिए है, जिससे हम पढ़ते पढ़ते भी अपने लिए काम शुरू कर सकते हैं। मैंने महिलाओं को समर्पित करते हुए 4 लाइनें आपके लिए कहना चाहूंगी, मैंने खुद की लिखी हुई हैं कि हर महिला को जब एक बार, मैं अपनी कविता सुनाने से पहले आप सबसे आज कह के जाना चाहती हूँ कि एक बार खुलकर जीकर देखिएगा, कभी 5 मिनट अपने बारे में सोच के देखिएगा और सबसे पहला प्यार यार जरा खुद से करके देखिएगा। तो ये हम कर नहीं पाते हैं। आहिस्ता चल ए जिंदगी मेरे कुछ ख्वाब अभी बाकी हैं, ये एक नारी के मन की जो पंक्तियां हैं, मैंने नारी को समर्पित करते हुए लिखी थी। आहिस्ता चल ए जिंदगी मेरे कुछ ख्वाब अभी बाकी हैं, तेरे अनकहे सवाल अभी बाकी हैं और हौसलों से बुलंद मेरे जवाब अभी बाकी हैं। आहिस्ता चल ए जिंदगी मेरे कुछ ख्वाब अभी बाकी हैं। थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ थैंक्स मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे यहाँ अवसर देने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शालिनी सक्सेना मैडम का रूबरू थे, उनसे सुन रहे थे। बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने नारी सशक्तिकरण पर कही। उन्होंने कहा कि विचारों में, हौसलों में सशक्तता आना चाहिए, तभी नारी शक्ति दिखाई देगी। उन्होंने सोच बदलने की बात कही कि सोच बदलना चाहिए हमें। तो वो सोच अगर हम नहीं बदलेंगे नारी के प्रति, और वो सम्मान हम नहीं देंगे नारी को, वो अवसर नहीं देंगे, तो वो सशक्त कैसे हो सकेगी। अब हमारे बीच प्रोफेसर पवन कुमार सिंह, निदेशक भारतीय प्रबंध संस्थान तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु से जुड़ने जा रहे हैं। जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर। तो डॉक्टर प्रोफेसर पवन कुमार जी हमारे बीच जोड़े जा रहे हैं। वो एक हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हमारी इस राष्ट्र संगोष्ठी में अपना संदेश देने चाह रहे हैं। उनको आवाज देने के लिए हम कहेंगे कि जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। नारी केंद्रित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रोफेसर पवन कुमार जी का स्वागत है और आपसे अनुरोध है कि आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। प्रोफेसर पवन कुमार जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और आज सबसे पहले मैं अपना धन्यवाद कहना चाहूँगा कि शासकीय महाविद्यालय उज्जैन के प्रांगण में आपने मुझे अवसर दिया और कुछ हमारे वक्तव्यों को रखने का ये मौका दिया। सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ कि महिला सशक्तिकरण, चुनौतियाँ एवं संभावनाएं, इस विषय पर शासकीय माधव महाविद्यालय उज्जैन ने जो आयोजन किया है, उसके लिए मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज का जो पूरा गोष्ठी है, संगोष्ठी है, जिसमें महिला सशक्तिकरण की चर्चा है, इसमें मुझे कहा गया कि मैं भारतीय वाङ्मय में महिला सशक्तिकरण के बारे में कुछ विचार, कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करूं। शासकीय माधव महाविद्यालय उज्जैन के प्राचार्य डॉक्टर जवाहर बरमैया जी, राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी की संयोजक एवं महाविद्यालय की हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीलिमा वर्मा जी, डॉक्टर रवि मिश्रा जी, डॉक्टर BS अखंड जी, डॉक्टर अल्पना उपाध्याय जी, संगोष्ठी के आयोजन समिति के सभी प्राध्यापकगण, तकनीकी समिति के सदस्यगण, संगोष्ठी में बौद्धिक योगदान देने वाले सभी विद्वज्जन, सभी अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, जैसा कि मैं जानकारी प्राप्त कर रहा था, माधव महाविद्यालय 133 वर्ष पूरे कर चुका है। बड़े गौरवशाली इतिहास का वो साक्षी रहा है और पूरे मालवा प्रदेश में उच्च शिक्षा का एक प्रतिनिधि केंद्र रहा है।
और माधव महाविद्यालय मुझे भी जाने का अवसर मिला है। मैंने विक्रम विश्वविद्यालय में करीब 6 वर्ष से अधिक अपनी सेवा दी है, एक व्याख्याता के रूप में व्यवसाय प्रबंधन के विषय में। तो माधव महाविद्यालय मेरे लिए पुराना बिल्कुल नहीं है, मैं वहाँ कई बार गया हूँ। और अब स्क्रीन पर सभी हमारे भाई बहन वहाँ दिख रहे हैं उज्जैन के, तो बड़ी प्रसन्नता भी हो रही है। और उज्जैन के किसी निवासी से मुझे ईर्ष्या भी होती है कि वो उज्जैन में रहते हैं, मैं उज्जैन में नहीं रह पाता हूँ। तो ईर्ष्या के भी कई प्रकार हैं, बड़ी क्षुद्र ईर्ष्याएं भी होती हैं और थोड़ी गुणवत्ता वाली ईर्ष्या भी होती है। तो मुझे कुछ ईर्ष्या आपसे होती है कि आप उज्जैन में रहते हैं, क्योंकि जितने जगह मैंने कार्य किया, कई जगह कार्य किया हमने, उज्जैन हो या कानपुर, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, तिरुचिरापल्ली, सभी जगह मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन उज्जैन की विशेष कुछ और है। तो 133 वर्ष पूरा करने के लिए और इस गौरवशाली इतिहास के लिए मैं माधव महाविद्यालय को भी बहुत ही बधाई अपनी तरफ से देता हूं। इस संगोष्ठी में जो मुझे कहना है, भारतीय वाङ्मय में महिला सशक्तिकरण, और समय बहुत कम है, 2:20 तक ही हमें कह देना उचित रहेगा कि सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि महिला सशक्तिकरण है क्या, उसको हम ठीक से समझें कैसे। तो सशक्तिकरण जो शब्द है, इसी से यह आभासित होता है कि कुछ ऐसी चीज है या कोई ऐसा जगह है, कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें शक्ति की कमी हो गई हो और उन्हें हमें शक्तिकरण, यानी कि एक जिसको कहते हैं कि चार्जिंग विथ पावर, स्ट्रेंथ, वो करना है। लेकिन मेरी समझ थोड़ी सी दूसरी है, और मेरी समझ कोई अंतिम समझ है या बहुत अच्छी समझ है, ऐसी बात मैं नहीं कहता। लेकिन मुझे ये कहना है कि महिला जो शक्ति की आधारभूता देवी हैं, उनको हम सशक्तिकरण की बात करना चाहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस टॉपिक बहुत ही अनुकूल है, समीचीन है। लेकिन हम जैसे ऐसा कह रहे हैं कि हम अग्नि को ताप और ज्वाला प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, हम किरणों को प्रकाश देने का प्रयास कर रहे हैं, या हम हवाओं को ऊर्जा शक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही मुझे प्रतीत हो रहा है। और इसको जरा ठीक से मेरे साथ एक समानुभूति के साथ समझिएगा कि महिला सशक्तिकरण तो ठीक है, लेकिन जो शक्ति की स्वयं स्रोत हैं, उनके हम सशक्तिकरण क्या करेंगे? वो तो हमें शक्तिमान करें। महिलाओं की ताकत, यानी कि जो मातृस्वरूप, मातृसत्ता में जो सत्ता का आधारभूत केंद्र जो महिलाओं को कहा गया, स्त्री वर्ग को कहा गया, वही जब स्रोत हैं, तो स्रोत को हम क्या ताकत देंगे? ऐसे मुझे एक विचार आया, मैंने प्रकट किया आपके सामने। और महिला सशक्तिकरण के मामले में देखिए, कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा। भारत में जब संविधान लिखा जा रहा था 1946 और 1949 के बीच, यानी कि करीब 3 वर्षों तक, 3 वर्ष में 2 सप्ताह कम कर दिया जाए, उतना समय संविधान लिखने में लगा। उसमें करीब 12 बड़ी मुखर महिला प्रतिनिधि थी जो उस संविधान सभा की सदस्य थी और अपनी बातों को पूर्ण रूप से कहती थी। और हम नाम अमेरिका का लेते हैं, 1776 में ही वो आजाद हो गया, बहुत पहले हमसे हुआ। लेकिन उनके संविधान निर्माताओं में सिर्फ 39 लोगों का नाम है, उसमें एक भी महिला नहीं थी। हम तो पहले से कहीं कहीं हम धोखा भी खा जाते हैं कि शायद हम पिछड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, हम तो हमारे संविधान निर्माताओं में महिलाओं का योगदान रहा। अमेरिका के संविधान निर्माण में महिलाओं का योगदान नहीं रहा। जिस दिन हमारा संविधान बना, उसी दिन से पुरुष और महिला का भेद ही मिटा दिया गया। सभी कोई अपना अपना पक्ष का वोट डाल सकते हैं। लेकिन जब अमेरिका का संविधान बना तो वहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। उन्हें करीब करीब 80 वर्ष लग गए इस बात को रखने में। संविधान बनने के बाद 80 वर्ष लग गए कि महिलाएं भी वोट देने की अधिकारी हैं। तो ये बात है। और बीच में कुछ परंपराएं आप देखते हैं, जैसे कि 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, कुछ बातें आपको देखने को मिलेंगी। पर्दा प्रथा, लंबे घूंघट और सती प्रथा, ये सब बातें समय के हिसाब से अपनाई गई थी और ये हमारी भारतीय परंपराओं का मूलभूत चरित्र नहीं रहा है।
हमारे मूलभूत चरित्रों में महिलाओं को छुपा के रखने का कभी नहीं रहा है, लेकिन कुछ समय कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि हमें अपनी मातृसत्ता को, मातृशक्ति को बचाना था, छिपाना था। तो इसलिए कई बार ऐसा भ्रम होता है कि भारत में हम लोग जो है महिलाओं को पीछे रखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका उदाहरण मैं थोड़ा थोड़ा आपको दूंगा। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद कितने बड़े लेखक हुए, और मुंशी प्रेमचंद का एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने ये कहा है कि जैसे चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, मनुष्य का क्रमिक विकास बताया, तो प्रेमचंद जी ने कहा कि क्रमिक विकास के मार्ग पर महिलाएं पुरुष से बहुत ही आगे हैं। जब इसको मैं पढ़ा तो चौंक गया, क्योंकि प्रेमचंद जिस बात को कहेंगे वो पत्थर की लकीर आप मान सकती हैं। तो प्रेमचंद का ये कहना है कि पुरुषों को ताकत लगानी है महिलाओं के बराबर खड़े हो जाने में, क्योंकि क्रमिक विकास में वही पीछे चल रहे हैं, और महिलाओं को ताकत नहीं लगानी है, या पुरुषों को महिलाओं को धक्का नहीं देना है कि आप मेरे बराबर आ जाइए। अगर आप सूक्ष्मता से देखें तो महिलाओं में ऐसे ऐसे गुण हैं, क्योंकि वही आधार है पूरी सृष्टि की। अगर उनमें गुण ना हो तो सारी सृष्टि में ही अपूर्ण आ जाएगा। तो प्रेमचंद ने ऐसा कहा। और एक मैं शोध की बात करूं जो अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी में साथ साथ हुआ था। ये इसको क्रमिक शोध कहते हैं, यानी कि 30-35 साल तक लगातार चलता रहता है। डेटा इकट्ठा किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं। तो 1980 में ये देखा गया कि जर्मनी, अमेरिका और इंग्लैंड तीनों देशों में महिला कर्मियों की, खास करके प्रबंधकीय क्षेत्र में महिला कर्मियों की जो एक एक्सेप्टेबिलिटी है, उनकी जो एक जो है ग्राह्यता है, वो कम देखी गई थी। ये सांख्यिकी के आधार पर नापा गया। और 1990 में जब फिर से उसे रिसर्च को किया गया तीनों देशों में, तो ये पाया गया कि तीनों देशों में महिला जो थी वहां प्रबंधकीय क्षेत्रों में कार्य करने वाली, उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ी हुई पाई गई थी। और जब 2005 में उस रिसर्च का अंतिम दौर हुआ तो उसमें ये पाया गया कि अब किसी प्रकार का भेदभाव इन तीनों देशों में महिला और पुरुष कर्मियों में, प्रबंधकीय क्षेत्र के इस तरह के कर्मियों में, वो करीब करीब समाप्त हो चुका था। यानी कि चाहे अगर हम विदेश की भी बात करें तो वहां भी महिला सशक्तिकरण की बात हम जब करते हैं तो प्रोफेशनल फील्ड में उनके लिए सारे द्वार दरवाजे खुले हुए हैं। भारत की अगर हम बात करें तो कुछ चंद विक्षेप को अगर आप छोड़ दें तो आप पाएंगे कि भारत में महिलाओं की पहले से ही बहुत ही श्रेष्ठ और बड़ी ही प्रतिष्ठापूर्ण भूमिका रही है। तो एक बात जो है हमें ये समझने की बात है कि भारत में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को हम पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो पहले से ही था हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये बना ही हुआ था, और जहां हम थे वहां अगर पहुंच जाएं तो सारी दुनिया के लिए उदाहरण होगा। आपने देखा ही होगा कि दुर्गा सप्तशती में 1 वर्ष की कन्या से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या, सभी कन्याओं का इन क्रमिक विकास के आधार पर उनके नाम दिए गए हैं, वो पूजनीय हैं। आपने देखा ही होगा कि 4 वर्ष 5 वर्ष की कन्याओं को 70 वर्ष के 80 वर्ष के दादाजी चरण छू के प्रणाम करते हैं, इसलिए कि वो हमारी आधार स्वरूपा है। चलिए एक चीज और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं। 1995-96 का समय रहा था और एक शोध हुआ पुरुष के ब्रेन पर और महिलाओं के ब्रेन पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च इसकी फाइंडिंग है। पुरुष के ब्रेन पर रिसर्च हुआ और महिला के ब्रेन पर रिसर्च हुआ, और ये पाया गया कि महिलाओं की जो ब्रेन की संरचना है वो ज्यादा संगठित है, और पुरुष का ब्रेन थोड़ा सा बिखराव जैसा है। उससे ये शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि महिलाओं में जो एक जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड व्यू, सभी चीजों को एक साथ देख लेने की क्षमता, 360 डिग्री एंगल से सभी चीजों को चारों तरफ से देख लेने की एक विधा, वो ईश्वर ने ही प्रदत्त कर दी है। इसलिए मैं कोई पढ़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे घर में बेटी है और बेटे हैं
तो बेटा बेटी दोनों समान हैं, दोनों प्रिय हैं, दोनों बड़े सुंदर हैं। लेकिन आप अक्सर देखेंगे कि बेटों का विकास जब होता है तो आप देखेंगे कि किसी क्षेत्र में तो बहुत आगे बढ़ गया, 2-4 कामों में, और 2-4 कामों में जैसे तैसे रहता है। सोता है तो बिछावन नहीं समेटता। ये बड़ा जरूरी है। देखिए, आप सांदीपनी आश्रम जाइए, आप तो उज्जैन में रहती हैं। सांदीपनी आश्रम में 14 अध्यात्म विद्या और 64 जागतिक विद्याओं को कृष्ण जी ने सीखा। और उस 64 जागतिक विद्याओं में एक विद्या ये भी है, बिछावन को कैसे बिछाया जाए, सजाया जाए, मतलब ठीक से कैसे बिछाया जाए, और जब सो लिया जाए तो बिछावन को समेट के कैसे रखा जाए। अब आप देख लीजिए कि बेटे किस प्रकार से पेश आते हैं इन कामों में, बेटियां किस प्रकार से आती हैं। ये काम देखने में जरूर छोटा लगता है, लेकिन मन स्थिति अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि नहीं, बेटियां जिस काम को छूती हैं उसको पूर्णता के साथ संपन्न कर देती है। बेटे भी अच्छे हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है। बिना बेटे की दुनिया भी नहीं चलेगी, ना बेटी के बिना दुनिया चलेगी। लेकिन बेटियों में काम करने की एक संपन्नता, जो एक सौंदर्य के साथ संपन्नता करने की क्षमता उन्होंने पाया। और इन रिसर्चर का नाम था, ये खुद भी महिला रिसर्चर थी और पूरी दुनिया में फेमस हुई। उनका नाम लुआन ब्रिजेंटाइन। और उन्होंने ये पाया कि महिलाओं की जो ब्रेन की संगठन है, यानी कि जो एक कॉम्पैक्टनेस है, वो पुरुषों के मुकाबले बेहतर है। और दूसरी चीज उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण पाई महिला के ब्रेन में और पुरुषों के ब्रेन में, कि महिलाओं के ब्रेन में जो भावना को नियंत्रित करने वाला जो बिंदु है, और वाचन यानी कि जिसको आप स्पीच कहते हैं, उसको नियंत्रित करने वाला जो बिंदु है, वो थोड़ा ज्यादा नजदीक है पुरुष के ब्रेन के मुकाबले। अब यहाँ नजदीक का मतलब ये हो सकता है 0.00001 मिलीमीटर हो, क्योंकि ब्रेन तो इतना छोटा और कॉम्पैक्ट है कि इसमें थोड़ी सी दूरी भी बहुत बड़ी चीज पैदा कर सकती है। तो ये पाया गया कि महिलाओं में भावना की और वाचन के नियंत्रण करने वाले दो बिंदु आपस में ज्यादा नजदीक हैं, और पुरुषों में उसके मुकाबले, महिला के ब्रेन के मुकाबले, भावना की को और वाचन को नियंत्रित करने वाले दो बिंदु थोड़े ज्यादा दूर हैं। तो इसका परिणाम क्या हुआ, इसका जो है निष्कर्ष ये निकला कि महिलाएं जब कुछ कहती हैं तो उनमें उनकी भावना अधिक जुड़ी होती है, शायद पूर्णतः जुड़ी होती है। जो उनकी भावना होती है वही उनका वाचन होता है। लेकिन पुरुषों में ऐसा हो सकता है कि भावना वो कुछ रख रहे हों और कह कुछ रहे हों, यानी कि भावना और वाचन में दोनों में एक, समझिए, एक विक्षेप भी हो सकता है। यानी कि अगर ऑथेंटिसिटी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाए तो कहा जाएगा प्रामाणिकता, तो महिलाओं की बातों में उनकी भावनाओं की प्रामाणिकता अधिक होती है, और पुरुष जो है शायद अपने नकली भावना को जुटा करके, जो उतना असली ना हो जो वो कह रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो ये सब चीजें आप देखिए, प्रकृति ने जिस प्रकार से स्त्री और पुरुष को बनाया, उसमें कई कारण हमने गिनाने की कोशिश की कि किस प्रकार से स्त्रियों को ही श्रेष्ठ बना दिया है। क्योंकि स्त्री हमारी माता है, वहीं से पुरुषों का भी जन्म होता है, स्त्रियों का भी जन्म होता है। तो जन्म की जो धरा है, वो धरा को श्रेष्ठ अगर ईश्वर ने बना ही दिया, तो ईश्वर से ज्यादा बुद्धिमान कौन है? निश्चित रूप से सब जो है इस प्रकार की प्रकृति हमें मिली है। अब देखिए कि महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, और हम स्वयं जब पूजन करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो कहते हैं, दुर्गा सप्तशती से मैं ले रहा हूं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति स्वरूपा है देवी, और दुर्गा सप्तशती में कहा गया कि जगत की जितनी सकल नारियां हैं, ये देवी स्वयं घोषणा कर रही हैं कि जितनी सकल नारियां हैं जगत की, वो मेरी ही स्वरूप है, उनमें मेरी ही किरण है, उनमें मेरी ही तोड़ी कहिए कि हमने उनको अभिधान किया है अपनी शक्ति से। इसीलिए अगर आप 19 नामों पर गौर करें, वाङ्मय की बात करनी है थोड़ी, अगर आप दुर्गा सप्तशती में देवी के 19 नामों की अगर आप थोड़ा सा विचार करें, 19 नाम जैसे आपने सुना होगा उनके बारे में, शक्ति रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, भ्रांति रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता,
क्षुधा रूपेण संस्था, तुष्टि रूपेण संस्था, 19 नामों की जब आप चर्चा देखते हैं तो उसमें आप पाएंगे कि इसमें स्त्रियोचित जितने भी गुण हैं उनकी भी चर्चा आ जाती है। और कई तो बड़े ही दो गुण को अगर हम एक साथ रखें तो लगता है ये विरोधाभासी है, लेकिन है नहीं। जैसे क्षुधा रूपेण संस्था, क्षुधा की शक्ति भी मातृशक्ति है, और तुष्टि रूपेण संस्था, क्षुधा और तुष्टि विपरीतार्थक लगते हैं, लेकिन है तो एक ही चीज के दो छोर, और एक ही चीज के दो छोर विपरीतार्थक नहीं होते हैं, दो छोर होते हैं। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त जो है ये दो छोर हैं, ये विपरीतार्थक जैसे नहीं है। क्योंकि अगर कहीं सूर्यास्त हो रहा है जगत के किसी कोने में या किसी जगह पर भूगोल पर, तो कहीं सूर्योदय भी हो रहा है। तो इसीलिए आप देखें क्षुधा और तुष्टि, शक्ति और शांति, और आप देखें कि एक तरफ कहा गया कि देवी जो है वो भ्रांति रूपेण संस्था भी है, उन्हीं 19 नामों में भ्रांति रूपेण संस्था। फिर आ गया बुद्धि रूपेण संस्था। अब बुद्धि में भी तो एक शक्ति है, और जब भ्रांत होते हैं आप तो वो भी एक ऊर्जा स्वरूप ही है, और दोनों स्वरूपों में देवी की ही शक्ति वहां सन्निहित है। कहने का अर्थ यह है कि मातृसत्ता के अलावे और कुछ है नहीं, और जितने भी आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, दृष्टिगोचर हो रही है, चाहे इस छोर की चाहे उस छोर की, वो सारी मातृसत्ता है। आप उदाहरण देखें, हम राधा कृष्ण का नाम एक साथ लेते हैं, और राधा के बारे में तो हम लोगों को बहुत ही कम पता है। राधा छुपी हुई तत्व है। तो एक जगह मैं पढ़ रहा था कि राधा है कौन, तो राधा जो है वो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। और आह्लादनी शक्ति का अर्थ ये हुआ, आह्लाद यानी उसी आह्लाद की ऊर्जा से सृजन होता है, उसी से प्रस्फुटन होता है, उसी से फिर नए और सृजन होते हैं। तो पुरुष और प्रकृति का भेद ये है कि पुरुष का मतलब यहाँ मेल नहीं है, या पुरुष का मतलब यहाँ आदमी नहीं है, और प्रकृति का मतलब यहाँ औरत नहीं है। पुरुष का अर्थ यहाँ ये हुआ कि बीज रूप में, शांत स्वरूप में उपलब्ध सत्ता। इसलिए विष्णु को लेटा हुआ दिखाया गया है क्षीर सागर में। वो एकदम शांत स्वरूप सत्ता है, लेकिन हलचल तो होनी होगी ना, कहीं भी कुछ निर्माण होना होगा तो हलचल होना होगा, विकास होना होगा तो हलचल होना होगा। ये सारे प्रकृति के को कार्य दिए गए हैं। यानी इस जगत में भी जो स्त्री सत्ता की अवधारणा है, उस अवधारणा में सारी ऊर्जाओं का, सारे क्रियाकलापों का, सारी आपाधापियों का, इस सब की आधारभूत जो है शक्ति वो मातृसत्ता में है। इसीलिए जब राधा को ये कहा गया कि वो कृष्ण की आह्लादनी की शक्ति है, इसका अर्थ ये है कि कृष्ण जो है वो परम सत्ता है, लेकिन वहां सृजन के जितने भी निर्माण हैं वो राधा तत्व के हाथ में है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिना यिन यांग, बिना मेल फीमेल, बिना नॉर्थ साउथ पोल, इन दोनों के जोड़ के बिना पूर्णत्व नहीं होता। इसीलिए स्त्री शक्ति ही जो है वो पूरे सृजन की आधार है। भगवद गीता में अगर आप जाएं तो आप देखेंगे 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में कि कहा गया कि 5 चीजों की आवश्यकता होती है इस सत्ता को बने रहने में। उसमें कहा गया अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणं च पृथक् विधम, विविधा च पृथक् चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। यानी अधिष्ठानम तथा कर्ता, सबसे पहले अधिष्ठान की चर्चा की गई। किसी भी चीज के सृजन के लिए सबसे पहले अधिष्ठान चाहिए। आपको रहने के लिए अधिष्ठान चाहिए, घर चाहिए। आपको जीवन में जीने के लिए ऑक्सीजन, भोजन, जल, ये अधिष्ठान चाहिए। हमें जीवन प्राप्त करने के लिए मातृशक्ति का अधिष्ठान चाहिए। तो भगवद गीता में भी स्त्री शक्ति और स्त्री सत्ता की बात बहुत अच्छे तरीके से कही गई है। और गीता के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में ये कहा गया, जहां भगवान कृष्ण स्वयं को मातृगुणों से जो है वो सुशोभित बता रहे हैं। कहते हैं कि कीर्ति श्री वाक च नारीणा स्मृति मेधा धृति क्षमा। यानी कि स्त्रियों में सुलभ रूप से उपलब्ध जो गुण हैं, जिसमें कीर्ति है, कीर्ति, श्री यानी कि प्रॉस्पेरिटी, लक्ष्मी, या समझिए कि धन,
जो संस्कारित धन है, तो कीर्ति, श्री, वाक, वाक यानी जो बोलने की शक्ति है, स्मृति, स्मृति का खाली मेमोरी पावर नहीं होता है, स्मृति का ये भी होता है कि हमारी क्षण करके कैसे बुद्धि स्थिर रहती है, वो स्मृति, और मेधा, मेधा आप कह सकते हैं अंग्रेजी में इसको या समझने के लिए इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल नहीं, इंटेलेक्चुअल आदमी मेधावी हो जरूरी नहीं है, इंटेलिजेंट आदमी मेधावी होगा। ये मेधा और धृति, धृति धैर्य, कितनी भी झंझावात आ जाए थमे रहने की ताकत, अंगद ने अपने घुटने टिका दिए थे और रावण हिला नहीं सका था। वैसे ही जब परिवार में, समाज में जब कभी भी कोई दिक्कत आती है तो स्त्री शक्ति इतनी ताकत प्रदान करती हैं, वो हिलने नहीं देती, परिवार के धुरे को हिलने नहीं देती, समाज के धुरे को हिलने नहीं देती, देश के धुरे को भी हिलने नहीं देती, जगत के धुरे को हिलने नहीं देती। उसको धृति कहिए। और क्षमा, क्षमा कहते हैं कि थोड़ा दूसरों को अवसर देना, गलतियों को अनदेखा करना नहीं, गलतियों को क्षमा करने का अर्थ है फिर से एक अवसर देना कि आप अपने आप से स्वयं को ठीक कर लें। जैसे कुछ शिक्षक बहुत डांटते हैं, कुछ माता पिता बहुत डांटते हैं, क्षमा ही नहीं करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम बहुत कम अवसर देते हैं दूसरे को अपने से ठीक करने के द्वारा। हम समझते हैं कि हम ही दूसरे को ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो क्षमाशील होते हैं वो जानते हैं कि जो जिस व्यक्ति ने गलती की वो स्वयं से ही स्वयं को ठीक कर ले तो वो ठीक होने में एक कंटिन्यूटी आएगी, एक परमानेंस आएगा। तो कीर्ति और श्री और वाक और स्मृति और मेधा और धृति और क्षमा, इन नारी गुणों के बारे में न सिर्फ कृष्ण ने चर्चा किया, उन्होंने कहा कि ये गुण मैं ही हूं, यानी कि पुरुष, पुरुष यानी कि यहाँ ब्रह्म परमात्मा, ये शक्ति जो है नारियोचित शक्तियां, ये परमात्मा की ही देन है और इससे बराबरी की उन्होंने स्त्री शक्ति से अपनी बराबरी की है कृष्ण ने। और कभी कभी हम चर्चा करते हैं नारी पुरुष के बारे में, तो हम सोचते हैं कि नारी का मतलब मेल और पुरुष का मतलब नारी का मतलब फीमेल और पुरुष का मतलब मेल, लेकिन थोड़ा एक और दृष्टि डालें। एक कहलाता है पुरुषोचित गुण और दूसरा कहलाता है स्त्रियोचित गुण। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुरुषों में स्त्रियोचित गुण होते हैं और कुछ स्त्रियों में पुरुषोचित गुण होते हैं, तो इसको कहते हैं मैस्कुलाइन फेमिनाइन। और जितनी भी फेमिनाइन क्वालिटी हैं वो बड़ी कीमती हैं। जैसे मान लीजिए कि वजन उठाना अगर है तो वजन उठाने के लिए शायद पुरुष ज्यादा ताकत रखे, क्योंकि थोड़ा शरीर ईश्वर ने उसको लंबा भी दिया है, हाथ पैर भी लंबे दिए हैं, वजन भी थोड़ा ज्यादा होता है। ये मोटे मोटे कामों में आप देखेंगे पुरुष थोड़ा ज्यादा काम कर सकता है स्त्रियों से, लेकिन जितने भी सूक्ष्म काम हैं उसमें पाया गया है कि स्त्रियां ही बहुत आगे हैं। ये शास्त्रों में भी पाया गया और अब के मनोविज्ञान के रिसर्च में भी पाया जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे कुछ देशों को ही कहा गया है स्त्रियोचित गुणों से संपन्न देश। जैसे यूरोप का कुछ देश आप जानते हैं कि जैसे वो है स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब जो है इनको या फिनलैंड, इनको फेमिनाइन कंट्री कहा गया। फेमिनाइन कंट्री इसलिए कहा गया कि माताओं में जो सुलभ गुण होते हैं वही गुण वहाँ के समाज में आ गया है। जैसे सामाजिक सुरक्षा का बहुत बढ़िया वहाँ प्रबंध है। वहाँ कोई व्यक्ति बूढ़ा पड़ जाएगा तो उसको चिंता की बात नहीं है ये सोचने की कि हमारा क्या होगा, देश ही उसकी चिंता कर लेगा। तो फेमिनाइन कंट्रीज भी होते हैं। इसीलिए नारी का अर्थ सिर्फ फीमेल नहीं है, नारी का अर्थ यह भी है फेमिनाइन क्वालिटी। और ऐसा कहा गया है कि जिस नारी में कुछ पुरुषों के गुण आ जाते हैं तो वो अपने औसत से ऊपर नहीं उठ पाती हैं, और जिन पुरुष में कुछ नारी के गुण आ जाते हैं वो पुरुष में चमक आ जाती है, क्योंकि नारी के गुण ज्यादा कीमती होते हैं, इसलिए कीमती गुणों को लेकर पुरुष आगे बढ़ जाता है। तो यही है। लेकिन हम जब नारी उत्थान की बात करें, सशक्तिकरण की बात करें, तो हम पुरुषों को भी अपने ध्यान से न छोड़ें, उनको भी हटाएं नहीं, कि क्योंकि उनके अस्तित्व के बिना नारी कैसे होगी। कितने दिन तक स्त्री चलेगी अगर पुरुष ना हो जगत में, और कितने दिन तक पुरुष चलेगा अगर स्त्री ना हो जगत में। इसीलिए पुरुषों की भी शोभा होनी चाहिए। हम लोग, जैसे मैं तो एक जो पैदा हुआ पुरुष के रूप में पैदा हुआ, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पुरुषों को भी समझना पड़ेगा नारियों की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए कि पुरुष होने में भी बड़ा भारी सौंदर्य है, पुरुष होने में बड़ी प्रतिष्ठा है, पुरुष होने में बड़ा गौरव है, पुरुष होने में बड़ा सम्मान है।
नारियों के सम्मान और गौरव की तुलना तो पुरुष नहीं कर सकता, लेकिन पुरुष अपने आप में गौरवशाली है। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक स्त्री लकड़ी चुनने के लिए जंगल में गई और रोज वो जंगल में जाती थी, लौट के आ जाती थी सूर्यास्त के पहले। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि सूर्यास्त होने लगा, अंधेरा जैसा छा गया और जंगल में उसका घर करीब 1 मील दूर था। वो थोड़ी डर गई कि रास्ते में कोई हिंसक पशु अगर आ जाएंगे तो मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। डर गई और डरते डरते वो आगे बढ़ने लगी, अपने घर की ओर जाने लगी। वो देखती है कि आगे से उसी रास्ते पर एक और रास्ता आके मिलता था, वहां से एक पुरुष आ रहा है और उसी के रास्ते पर वो पुरुष जो है थोड़ा आगे मिला उस दूसरे रास्ते से आकर के, और वो आगे आगे चलने लगा। पुरुष आगे आगे चलने लगा, स्त्री उसके पीछे पीछे चलने लगी और उस स्त्री के मन में ये दृढ़ भावना आ गई कि अब मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे आसपास कोई पुरुष है। तो मैं पुरुष वर्ग से भी ये कहना चाहूंगा कि पुरुष होने के पुरुषत्व को ऐसा बढ़ाइए कि कोई भी नारी आपके सानिध्य में बिल्कुल ही पूर्ण खिलावट महसूस करे, निर्भयता के साथ महसूस करे, अभयता महसूस करे। और जिस पुरुष के आसपास नारी अपने आप को बिल्कुल ही सुरक्षित महसूस करती है, वही पुरुष पुरुष कहलाने योग्य है। जिस पुरुष की छाया के आसपास नारी सहमी भी सी हो जाती है, उसमें उस पुरुष का पुरुषत्व ही धिक्कार योग्य है। इसीलिए पुरुष की भी अपनी शोभा है और स्त्रियों को पूर्ण खिलावट मिले, इसके लिए पुरुषों को अपने पुरुषत्व में भी पूर्ण खिलावट लानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से कई चर्चाएं हैं वाङ्मय में। वाङ्मय में तो माता के रूप में माता मदालसा और माता देवहूति की चर्चा है। मदालसा ने तो पालने में ही इतने वेद सुनाए बच्चे को कि वो वेदांती हो गया। देवहूति ऐसी माता हुई, उन्होंने कपिल मुनि जैसे बच्चे को जन्म दिया और कपिल सांख्य योग के प्रवर्तक हो गए। सुमित्रा माता के बारे में देखिए, हम लोग कौशल्या की चर्चा बहुत करते हैं, कैकेयी की नहीं करते हैं, सुमित्रा की नहीं करते। सुमित्रा लक्ष्मण की माता थी, यानी बायोलॉजिकल मदर। और देखिए कितने गुण हैं माता में कि जब लक्ष्मण आज्ञा मांगने जाते हैं सुमित्रा से कि मुझे वन जाना है, तो डरे हुए होते हैं कि कौशल्या जी ने तो कह दिया, बड़ी माता ने, सुमित्रा शायद कहे ना कहें, लेकिन सुमित्रा क्या कहती हैं? सुमित्रा कहती है लक्ष्मण को कि हे लक्ष्मण, तू भाग्यशाली है, तू जहां जाएगा, राम जहां जाएंगे तो उनके साथ होगा, जहां राम होंगे वहां अयोध्या होगा, अयोध्या में तो तू रहेगा, वो जंगल में तो हम लोग चले जाएंगे। उन्होंने कहा, तुलसीदास ने लिखा है कि अवध तहां जहां राम निवासु, दिवस तहें जहां भानु प्रकाशु। जहां सूर्य होता है वहीं दिन होता है, दिवस होता है, न कि जहां दिवस होता है वहां सूर्य होता है। तो सुमित्रा माता के वचन से लक्ष्मण को कितना उत्साह मिला होगा, आप सोचे। ऐसी ऐसी माताओं का जन्म हुआ। जीजा माता ने ऐसी ऐसी बचपन में कथाएं सुनाई शिवाजी को कि शिवाजी शौर्य से लबरेज हो गए। भार्याओं के रूप में अगर आप देखें, पत्नी के रूप में मैत्रेयी और सावित्री का नाम आता है। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी और जब याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि मैं आपको धन प्रदान कर देता हूं, पता नहीं मेरा शरीर कब चला जाए, तो मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से कहा कि जिस धन को आप मुझे प्रदान करेंगे क्या वो मेरे पास ठहरेगा, ठहरने योग्य वो धन है? याज्ञवल्क्य बोले, नहीं, धन तो नाशवान है। इसलिए कहा कि ईशावास्योपनिषद के पहले सूत्र में मागध कस्मिन् धनम, ये धन किसी का नहीं होता है। तब फिर मैत्रेयी अपने पति से कहती है याज्ञवल्क्य से कि जो धन ठहरेगा ही नहीं, उसको देने की आप क्या बात करते हैं? आप तो मुझे ब्रह्म ज्ञान रूपी धन दीजिए, जो एक बार आएगा तो ठहरेगा। ऐसी पत्नियां हुई हैं, मैत्रेयी जैसी, सावित्री जैसी पत्नी इसने यमलोक से अपने पति को छुड़ा करके ले आए। विदुषियों के रूप में हम वाङ्मय में पाते हैं स्त्री शक्ति को, जैसे गार्गी। एक समय था, बृहदारण्यकोपनिषद में इसकी चर्चा है, याज्ञवल्क्य से कोई टक्कर नहीं ले सकता उपनिषद के मामले में, और याज्ञवल्क्य के साथ गार्गी प्रश्नोत्तर करती है। और गार्गी में एक गुण था, वो जानती है किन प्रश्नों को पूछना चाहिए, किन प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए, कहाँ तक प्रश्न पूछने चाहिए, कहाँ तक प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। उपनिषद में एक बात आई है कि अति प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। अति प्रश्न उस प्रश्न को पूछते हैं जहां ब्रह्म के होने में आप संदेह करते हैं, वो अति प्रश्न है। उसका जवाब कोई भी ज्ञानी आपको नहीं देगा, वो मुंह बंद कर लेगा कि ठीक है, जाने दीजिए, मैं उत्तर आपको नहीं दूंगा, मैं जानता हूं आपके लिए। तो गार्गी जब प्रश्नोत्तर कर रही है, सारी सभा में बिल्कुल सभी चकित हैं, ऐसे प्रश्न किसी ने किए नहीं। और गार्गी एक समय प्रश्न करना रोक देती है। ये रोक देना भी उसकी विदुषी होने का प्रमाण है।
ऐसी ऐसी नारी शक्तियां हमने उपनिषदों में देखे। और मंडन मिश्र जो हैं, वो उनकी पत्नी सरस्वती की अवतार कही गई थी, और शंकराचार्य से जब शास्त्रार्थ होता है मंडन मिश्र का, तो सबके समर्थन से और शंकराचार्य की भी उसमें हामी होती है कि मंडन मिश्र की पत्नी ही यहाँ जो है जज का काम करेगी। आप देखिए कि जो विरोधी है उसकी पत्नी जज का कार्य करे, शंकराचार्य को मंजूर है। उस नारी शक्ति में कितना भरोसा बताया गया। इस प्रकार से वांग्मय को अगर आप देखें आपको आनंद ही आनंद आएगा। इसीलिए इस जगत में स्त्री पूर्ण सौंदर्य को प्राप्त करें, पुरुष भी अपने पूर्ण सौंदर्य को प्राप्त करें। स्त्री सिर्फ पुरुषों के बराबर आके न रुक जाएं, क्योंकि स्त्रियां पहले से ही ज्यादा सुधी हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताने का प्रयास किया। इसलिए स्त्रियां पुरुष के बराबर आके रुक जाएं, वो मुझे तो मंजूर नहीं है। स्त्रियां अपने पूरे स्त्रीत्व के खिलावट को प्राप्त कर सके, और पुरुष भी अपने पौरुषेय बल के साथ अपने पुरुषत्व की खिलावट को प्राप्त कर सके। दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं, वो प्रस्फुटित हों। और इसी कामना के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना उद्गार प्रकट करता हूं और कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने अपने इस व्यस्त कार्यक्रम में मुझे भी अवसर दिया आपकी बात करने का। और धन्यवाद, मातृशक्ति को भी प्रणाम और भातृवर्ग को भी प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पवन कुमार सिंह जी का, जो कि निदेशक थे भारतीय प्रबंध संस्थान तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से आपसे मुखातिब थे। आपने उज्जैन की ऐतिहासिकता के साथ अपना वक्तव्य की शुरुआत की, और आपका वक्तव्य बौद्धिक, साहित्यिक और विचारोत्तेजक, शोधप्रक, इस तरह से संपूर्णता के साथ आपने अपनी बात को रखा। परिपूर्णता के साथ ओतप्रोत था आपका वक्तव्य सर, और आपने अंत में माँ की महिमा से अपने वक्तव्य का समाहार किया। आपका एक बार पुनः धन्यवाद। और अब हमारे बीच आशा शुक्ला मैडम जो पूर्व कुलपति हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय ऑफ सोशल साइंस से